ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले के अंक में हमने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के निर्माण, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रकार और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में अध्ययन किया। आज हम इस अंक में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ, व्यवस्थापिका संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ, वित्त संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ आदि का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं। एक कार्यपालिका नाम मात्र की है, जो वहाँ का राजा है या सम्राट है, और दूसरी कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका है, जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। ब्रिटिश संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राजा में निहित हैं, किंतु व्यवहार में उन कार्यपालिका या राजा की समस्त शक्तियों का उपभोग वहाँ का मंत्रिमंडल करता है। तो मंत्रिमंडल जो भी कार्य करता है वो राजा के नाम पे करता है, और इस प्रकार हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत पहला है राष्ट्र नीति का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का एक प्रमुख कार्य राष्ट्र के आंतरिक तथा बाह्य क्षेत्र में नीति का निर्धारण करना है। मंत्रिमंडल अपनी इस संपूर्ण राष्ट्र नीति पर संसद की स्वीकृति प्राप्त करता है। राष्ट्र की राष्ट्रीय नीतियाँ प्रत्येक विभाग द्वारा बनाई जाती हैं और प्रत्येक विभाग कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में या अधीन कार्य करता है, और प्रत्येक विभाग अपने विभाग से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करता है या निर्धारण करता है। निर्माण करने के बाद मंत्रिमंडल जब भी संसद की बैठक होती है, उस संसद की बैठक में उन नीतियों को संसद द्वारा स्वीकृत कराता है। संसद में चूंकि मंत्रिमंडल का बहुमत होता है, हमने पूर्व अंक में पढ़ा था कि मंत्रिमंडल जिस संसदीय शासन प्रणाली में, अर्थात ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, और संसद में जिस दल का बहुमत होता है वही अपना मंत्रिमंडल बनाता है। तो मंत्रिमंडल संसद में बहुमत दल का होता है, इसलिए जो भी विभाग द्वारा मंत्रिमंडल के जिस भी मंत्री द्वारा राष्ट्र नीतियाँ निर्धारित की गई हैं वो संसद में स्वीकृत हो जाती हैं, क्योंकि बहुमत उन्हीं के पक्ष में होता है। दूसरा है राष्ट्रीय प्रशासन का सर्वोच्च नियंत्रण। संसद द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय नीति को मंत्रिमंडल द्वारा ही लागू किया जाता है। बनाता भी खुद ही है और संसद उसे स्वीकृत कर लेती है, फिर लागू भी खुद ही करता है, मतलब मंत्रिमंडल ही वही उसे लागू करता है। इस दृष्टि से मंत्रिमंडल राष्ट्रीय प्रशासन पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है। मंत्रिमंडल के सदस्य अर्थात मंत्री विभिन्न विभागों अर्थात मंत्रालयों की अध्यक्षता करते हैं। वे अपने से संबंधित मंत्रालयों का संचालन करते हैं। मंत्रीगण अपने मंत्रालय की मदद से मंत्रिमंडल की नीतियाँ, निर्णयों एवं कार्यक्रमों को लागू कराते हैं। इस संबंध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर अपना नियंत्रण रखते हैं।
इस प्रकार मंत्रिमंडल प्रशासन के अधिकारियों की सत्ता का भी परिसीमन करता है ताकि वे अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण ना कर सके। इस प्रकार मंत्रिमंडल राष्ट्रीय प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण लागू करता है। तात्पर्य यह है कि नीतियाँ प्रत्येक विभाग द्वारा बनाई जाती हैं। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष कोई ना कोई मंत्री होता है, फिर वही मंत्रालय उसे पूरे देश में लागू करता है, पूरे देश में उसे लागू किया जाता है, और जिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उसे लागू किया जाता है उन पर वह नियंत्रण भी करता है। तीसरा है विभागों के बीच समन्वय संबंधी कार्य। राष्ट्रीय नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि शासन के विभिन्न विभागों में उचित सहयोग हो और समय समय पर उनके बीच आने वाले विरोधों का अंत हो। मंत्रिमंडल विभागों के बीच उचित तालमेल अर्थात समन्वय पैदा करके इस कार्य को करता है। मंत्रिमंडल विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडलीय समितियों का प्रयोग करता है। अर्थात कौन सी नीति या कौन सा कार्य किस विभाग के अधीन किया जाएगा, ये उन विभागों को पता होना चाहिए। और चूँकि ज़रूरी नहीं है कि मंत्री उस कार्य में प्रवीण हो, तो इसके लिए प्रत्येक विभाग से संबंधित समितियां होती हैं जो संबंधित मंत्री को नीति के निर्धारण में संपूर्ण सहयोग देती हैं। इस प्रकार प्रत्येक मंत्री को अर्थात प्रत्येक मंत्रालय को अपने क्षेत्र में नीतियों का निर्माण या कार्य करनी चाहिए और दूसरे मंत्री के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। मंत्रिमंडल की ये जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्र नीति को संसद की भावनाओं के अनुसार लागू करे, अर्थात राष्ट्र नीति को जनता एवं राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए लागू करे। संसद में प्रशासन के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं और आलोचना भी की जाती है। मंत्रिमंडल को इसका उत्तर देना होता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल को प्रशासन का उत्तरदायित्वपूर्ण संचालन करना होता है। प्रत्येक नीति मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है, उसको संसद में स्वीकृत कराया जाता है। संसद में स्वीकृति से तात्पर्य उस पर मतदान होता है, संसद मतदान करती है और बहुमत मंत्रिमंडल के पक्ष में होता है, इसलिए नीतियाँ पारित हो जाती हैं। तो मंत्रिमंडल को नीतियों को लागू करते समय ये ध्यान रखना है कि संसद की भावना इन नीतियों के पीछे क्या है। जैसा संसद चाहती है मंत्रिमंडल वैसे ही उन नीतियों को लागू करे, क्योंकि जब भी संसद की बैठक होगी तो संबंधित मंत्री से उन नीतियों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे और यदि संबंधित मंत्री उत्तर देने में असफल होंगे तो उनके विरुद्ध या पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है और सरकार गिराई जा सकती है। इस प्रकार मंत्रिमंडल प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। इसके बाद है मंत्रिमंडल के व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, कि वो कार्य व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों से तात्पर्य कि वे कार्य जो संसद करती है, लेकिन संसद से संबंधित कुछ ऐसे कार्य जो मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं, वह मंत्रिमंडल के व्यवस्थापिका संबंधी कार्य हैं। जैसे कानून बनाने का काम संसद का है और संसद का यह कार्य बहुमत के आधार पर, संसद ये कार्य बहुमत के आधार पर करती है, किंतु बहुमत हमेशा मंत्रिमंडल के पक्ष में होता है। अतः व्यवहार में कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग भी मंत्रिमंडल ही करता है। अर्थात जैसे मंत्री जिस कानून को रखते हैं संसद के पटल पे, संसद उन मंत्रियों के कानून पारित हो जाते हैं क्योंकि बहुमत उनके पक्ष में। अर्थात संसद वही कार्य करती है जैसा मंत्रिमंडल
चाहता है। कारण यह है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल बहुमत दल का होता है। तो मंत्रिमंडल की व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों में सबसे पहला कार्य है कि मंत्रिमंडल संसद का सत्र आमंत्रित करता है, सत्रावसान करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर लोक सदन को भंग करा सकता है। लेकिन हमने ये पढ़ा है अब तक कि ये कार्य राजा के हैं कि राजा मंत्रिमंडल राजा संसद के सत्र आहूत करता है, बुलाता है, सत्रावसान करता है अर्थात समाप्त करता है, और आवश्यकता पड़े तो वह संसद के निचले सदन लोक सदन को भंग कर सकता है। लेकिन ये कार्य व्यवहार में मंत्रिमंडल करता है कि मंत्रिमंडल एक निर्णय लेता है, उस निर्णय से राजा को अवगत कराता है, तब राजा वह कार्य करता है। तो व्यवहार में ये कार्य है मंत्रिमंडल का। दूसरा है, संसद के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में राजा उद्घाटन भाषण करता है, जिसे मंत्रिमंडल तैयार करता है कि जब भी संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो उसमें राजा का उद्घाटन भाषण होता है। उस उद्घाटन भाषण को मंत्रिमंडल तैयार करता है और उस उद्घाटन भाषण में वही बातें होती हैं जो मंत्रिमंडल द्वारा लिखी जाती हैं या बताई जाती हैं। मंत्रिमंडल अपने कार्यों, उसने कौन कौन से कार्य गत वर्ष किए, उन कार्यों का ब्यौरा उस भाषण में देता है और राजा उस भाषण को संसद के सत्र के प्रारंभ में पढ़ता है, जिसे राजा का उद्घाटन भाषण कहा जाता है। तीसरा है, संसद में आवश्यक विधेयक प्रस्तुत करता है तथा उसे दलीय बहुमत के आधार पर पास कराता है। वैसे तो कानून निर्माण का कार्य संसद का है, किंतु मंत्रिमंडल संसद का होता है, तो जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वे संसद के भी सदस्य होते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल संसद से बनता है। इसलिए जब भी संसद की बैठक होती है तो मंत्रिमंडल के सदस्य सांसद के रूप में संसद में बैठते हैं और कोई भी कानून जो मंत्रिमंडल को बनवाना होता है वो संसद के पटल पर रखते हैं और दलीय बहुमत के आधार पर संसद उसे पारित कर देती है और कानून बन जाता है। इसके विस्तृत विधायी अधिकारों के आधार पर कार्टर ने इसे लघु व्यवस्थापिका कहा है। कार्टर महोदय ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संसद संबंधी कार्य, व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों को देखते हुए इसे लघु व्यवस्थापिका कहा है, लघु संसद कहा है कि संसद पूरी संसद को ना देख के अगर हम कार्यपालिका के या मंत्रिमंडल के व्यवस्थापिका संबंधी कार्य देख लें तो हमें समझ जाएगा कि संसद क्या है। अगला है मंत्रिमंडल के वित्त संबंधी कार्य एवं शक्तियां। राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है और वह इस शक्ति का प्रयोग संसद की सहमति से करता है। वित्त मंत्री, जिसे चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कहा जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार वार्षिक बजट को बनाता है। बजट को गुप्त रखा जाता है और इसे सारे मंत्रिमंडल की ओर से वित्त मंत्री द्वारा संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है। संसद में बजट पर वाद विवाद होता है और विरोधी पक्ष सरकार की समस्त नीतियों व उसके विभागों के प्रशासन की आलोचना करता है। संसद में बजट पारित कराना मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व माना जाता है, अतः संपूर्ण मंत्रिमंडल के सदस्य मिलकर इन आलोचनाओं का उत्तर देते हैं। इस प्रकार ये कार्यपालिका का वित्त संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ हैं कि बजट यद्यपि वित्त मंत्री द्वारा बनाया जाता है और इसको गुप्त रखा जाता है। ब्रिटिश वित्त मंत्री को चांसलर ऑफ एक्सचेकर बोला जाता है। जब भी बजट संसद के पटल पर रखा जाता है और उस पर जब बहस होती है, यदि वित्त मंत्री
सही उत्तर देने में असफल रहते हैं तो उनकी आलोचना हो सकती है, उनके इस कार्य की आलोचना हो सकती है और उन्हें त्यागपत्र देना हो सकता है, और इसे सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत लिया गया है। यदि एक मंत्री गलती करे तो अर्थात वित्त मंत्री की गलती के द्वारा पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब है कार्यपालिका के न्याय संबंधी कार्य, अर्थात न्यायपालिका संबंधी कार्य मंत्रिमंडल कौन कौन से करता है। राजा लॉर्ड चांसलर की सहमति से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। गृह मंत्री की सलाह के अनुसार सम्राट अपराधियों को क्षमादान देता है, कि यदि ये राजा का अधिकार है कि वे अपराधियों को क्षमादान कर दे, किंतु उसके लिए भी गृह मंत्री की सलाह को मानना जरूरी होगा, तभी वह उनको क्षमा कर सकता है। मंत्रिमंडल के विदेश नीति संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। मंत्रिमंडल विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है, हाई कमिश्नरों की नियुक्ति करता है, अन्य उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है। विदेशी राजदूतों के अपने देश में विदेशी राजदूतों को अपने देश में आज्ञा देता है, विदेश नीति को निश्चित करता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की सलाह पर सम्राट उपाधियों का वितरण करता है। मंत्रिमंडल की राय पर सम्राट लॉर्ड सभा के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार ये मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ थी जिन्हें हमने 3 भागों में अध्ययन किया, जो मंत्रिमंडल के कार्यपालिका संबंधी कार्य, व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, न्यायपालिका संबंधी कार्य आदि हैं। धन्यवाद।